हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोहित जी के ट्रिक पर। आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत सूचना मिल जाए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोहित जी के ट्रिक पर। दोस्तों, कल की क्लास जो हमारी रही थी वो हमारी रही थी सिंधु घाटी सभ्यता की जो क्लास थी, तीसरी क्लास थी। दोस्तों, आज हमारी जो क्लास रहेगी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो हमारी आज की क्लास है दोस्तों, ये 4 नंबर क्लास है। इससे पहले हमारी 3 क्लासें हो गई है। बाकी वाली क्लासें आप हमारे पीछे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के कल वाली क्लास में हमने देखा था कि प्रमुख साक्ष्य और कहाँ कहाँ से मिले, कौन सी सभ्यता से और कौन से साक्ष्य हमें किस जगह से मिले। दोस्तों, कल हमने देखा था कि एक तो हमने देखे थे कहाँ से कि नर्तकी दोस्तों या नृत्य करती मूर्ति दोस्तों हमें मोहनजोदड़ो से मिली थी। सूती के कपड़े के साक्ष्य दोस्तों मोहनजोदड़ो से मिले थे। उसके अलावा विशाल स्नानगार भी दोस्तों हमें कहाँ से मिले थे, मोहनजोदड़ो से मिले थे। हमने ये कल की कक्षा में चर्चा की थी। बाकी वाला वीडियो आप पिछली क्लास में जाके देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों हमने देखा था कांसे का पैमाना हमें मोहनजोदड़ो से मिले थे। जहाज के निशान वाली मुहर भी हमें मोहनजोदड़ो से ही मिली थी दोस्तों। और एक दोस्तों महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके अंदर आप देखोगे कि R37 कब्रिस्तान दोस्तों ये हमें हड़प्पा से मिली थी। कहाँ से मिली दोस्तों? हड़प्पा से मिली थी। हड़प्पा दोस्तों नामक स्थान दोस्तों पंजाब पाकिस्तान में दोस्तों। कहाँ पे? पंजाब पाकिस्तान में। पूरा स्थल कहाँ से मिली है हमें? R37 कब्रिस्तान दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हमें मातृ देवी मूर्तियां या प्रतिमाएं मिली दोस्तों, ये भी हड़प्पा सभ्यता से मिली। कहाँ से मिली है? हड़प्पा सभ्यता से मिली है। मनके बनाने का कारखाना दोस्तों ये हमें चन्हुदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है? मनके बनाने का दोस्तों कारखाना हमें जो मिला है दोस्तों, ये मनके बनाने का कारखाना दोस्तों हमें चन्हुदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला दोस्तों? चन्हुदड़ो से मिला। इसके अलावा मनके बनाने का कारखाना दोस्तों और हमें लोथल से भी मिलता है। कहाँ से? लोथल से भी मिलता है। लोथल दोस्तों कहाँ पे? अहमदाबाद गुजरात में है। कहाँ पे? अहमदाबाद गुजरात, खंपात की खाड़ी में दोस्तों। बाकी वाली चर्चा दोस्तों हम इसी क्लास के अंदर करेंगे। आगे से हमारी कंटिन्यू क्लास रहेगी दोस्तों। कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि इस प्रकार 1750 ईसा पूर्व तक धीरे धीरे सिंधु सभ्यता समाप्त हो गई। कब समाप्त हो गई दोस्तों? इस प्रकार 1750 ईसा पूर्व तक धीरे धीरे सिंधु सभ्यता दोस्तों क्या हो गई? समाप्त हो गई। क्या हो गई? समाप्त हो गई। तब भारत में वैदिक सभ्यता का आगमन हुआ दोस्तों। इसके बाद में जो आगमन हुआ दोस्तों, वो वैदिक सभ्यता का दोस्तों क्या होता है? आगमन होता है दोस्तों। दोस्तों, कल वाली क्लास में हमने यहाँ तक चर्चा कर ली थी। अब दोस्तों पढ़ेंगे आगे वाले पेज की ओर दोस्तों। अब यहाँ देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का अंत भी दोस्तों हमने यहाँ तक देख लिया था। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत किस प्रकार से हुआ था वो भी देख लिया था। उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में दोस्तों वैदिक सभ्यता का आरंभ या आगमन प्रारंभ हो जाता है दोस्तों। अब देखेंगे दोस्तों हमारा आता है आद्य इतिहास। कैसा इतिहास? आद्य इतिहास। इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले देखेंगे कि पाषाण युग की समाप्ति के बाद धातुओं का युग प्रारंभ होता है। जो पाषाण युग था उसकी समाप्ति के बाद ही तुरंत दोस्तों जो हमारा तो काल शुरू होता है दोस्तों, युग शुरू होता है। जो युग कौन सा शुरू होता है दोस्तों? धातु का युग। कौन सा? धातु का युग प्रारंभ हुआ दोस्तों पाषाण युग की समाप्ति के बाद। इस प्रकार जो ये इसी युग को आद्य ऐतिहासिक काल या धातु काल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? धातुओं के युग को दोस्तों या तो आप कह सकते हो आद्य ऐतिहासिक काल, या फिर दोस्तों धातुओं को काल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों? धातुओं का काल भी कह सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, अब तक जो विश्व के अंदर जो सभ्यताएं प्रकाश में आई दोस्तों, अब तक कितनी सभ्यताएं प्रकाश में आई दोस्तों? 4 सभ्यताएं। कितनी सभ्यताएं दोस्तों? 4 सभ्यताएं प्रकाश में आई है। कौन कौन सी उनको विस्तार से देखेंगे जो निम्न प्रकार से दोस्तों। कौन कौन सी सभ्यताएं? सबसे पहले देखेंगे सभ्यता का नाम और नदी। और सभ्यता का नाम और कौन सी नदी, किस नदी के किनारे दोस्तों देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे मेसोपोटामिया। कौन सी हमारी आ जाएगी? मेसोपोटामिया सभ्यता। मेसोपोटामिया सभ्यता दोस्तों जो किस नदी के किनारे दोस्तों? दजला नदी। कौन सी नदी? दजला नदी के किनारे। फिर दूसरी सभ्यता है मिस्र। मिस्र दोस्तों हो जाएगी आपकी नील नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? मैंने दोस्तों पहले भी आपको बताया था, जो सभ्यता है दोस्तों या तो नदी के किनारे होगी या किसी तालाब वगैरह नदी के किनारे। जो सभ्यता है वो विकसित कहाँ पे होती है? नदियों के किनारे होती है। जो भी सभ्यता मैंने पहले पीछे वाले पेज में पढ़ाई है, पिछली क्लास में पढ़ाई, सब सभ्यता कहीं न कहीं नदी के तट या नदी के किनारे आपको अवस्थित मिलती है दोस्तों। भारत के अंदर दोस्तों सिंधु नदी के, जो भारत के अंदर जो भी सभ्यताएं मिली दोस्तों सिंधु नदी के तट या सिंधु नदी के किनारे मिली दोस्तों। चीन के अंदर देखेंगे, चीन के अंदर ये लिखा हुआ है हैनगो। कौन सी? हैनगो या पीली नदी। हैनगो या पीली नदी के किनारे चीन में सभ्यताएं हमें देखने को मिलती दोस्तों। अब बढ़ेंगे दोस्तों हमारे अगले पेज की ओर।
दोस्तों आपके रिवीजन के लिए वापस मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। वापस देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी सभ्यता, इस पहले हमने विस्तार से भी पढ़ लिया, थोड़े बहुत और कुछ पीछे बच जाती है तो उसको विस्तार से हम देखेंगे कौन सी सभ्यता हो जाएगी हमारे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सभ्यता की लिपि है दोस्तों भाव चित्रात्मक। मैंने पहले भी बताया था जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है दोस्तों वो लिपि कैसी दोस्तों भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक मतलब उसको एक भाव से या फिर उनके भाव से अनुमान से पता लगा सकते हैं, बाकी लिखित में नहीं है, सिर्फ उनके भाव से ही पता चल सकता है कि जो लिपि हमें हमारी कैसी थी, भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक लिपि मैंने आपको विस्तार से समझा दिया था कि भाव चित्रात्मक लिपि किस प्रकार से होती है। पिछली क्लास में मैंने आपको विस्तार से समझा था, जिसे बुष्टोफेदन लिपि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुष्टोफेदन लिपि भी कहा जाता है, जो एक भाव चित्रात्मक या सर्पिलाकार या गोमूत्री लिपि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोमूत्री लिपि या सर्पिलाकार लिपि होती थी, जो किस प्रकार से होती है मैं दोस्तों आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ तो फिर इस प्रकार से बनी होती थी रेखाएं, या फिर दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, इस प्रकार से इसे गोमूत्री भी कहा जाता था। और एक प्रकार दोस्तों इस प्रकार से भी आपको देखने को मिलती है, यहाँ से स्टार्ट, यहाँ समाप्त, यहाँ से स्टार्ट, यहाँ समाप्त, यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से समाप्त। ये दोस्तों जो लिपियां दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताई थी, इस लिपि को बुष्टोफेदन लिपि या चित्राक्षर शैली या भावाक्षर शैली के नाम से भी जाना जाता था। किसको इसलिए कहते थे? भावाक्षर की इन लिपि को आप देख सकते हो, बाकी तो पता नहीं चल सकता। इनको एक भाव या सर्पिला का लिपि भी कहा जाता है। इस लिपि को क्या कहा जाता है दोस्तों, यहाँ लिख देना आप, यहाँ पे इस लिपि को सर्पिलाकार जो लिपि हमें मिली है सर्पिलाकार, सर्पिलाकार या गोमूत्री लिपि। कैसी लिपि? गोमूत्री सर्पिलाकार या गोमूत्री लिपि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्पिलाकार या गोमूत्री लिपि कहा जाता है। देख सकते हो आप ये लिपि कौन सी हो जाएगी, हमारी भाव चित्रात्मक लिपि हो जाएगी, जो हमें कहाँ से मिलती है? सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है, जो मैंने आपको विस्तार से इससे पहले भी बता दिया था। अब अभी आपको यहाँ भी समझा दिया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखेंगे इस लिपि की पहली लाइन दाएं से बाएं, दूसरी लाइन बाएं से दाएं लिखी जाती है दोस्तों। जो मैंने अभी बताया इस लिपि की जो है, जो पहली लाइन है दोस्तों दाएं से बाएं और दूसरी लाइन दो में बाएं से दाएं लिखी जाती है दोस्तों। इसके नाम दोस्तों देखेंगे, इसके नाम क्या क्या है, जो हमारी लिपि इसको और किस नाम से जाना जाता है। तो इस लिपि के अन्य नाम देखेंगे, इसे दोस्तों सर्पिलाकार लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सर्पिका लिपि कहते हैं। जिस प्रकार से सर्प चलता है इस प्रकार से, तो इसे सर्पिलाकार लिपि कहा जाता है। और इसे गोमूत्री लिपि कहते हैं। गोमूत्री लिपि दोस्तों इसलिए कहती है, जब गाय दोस्तों चलती है तो जब अपना जो गोमूत्र करती है, तो जो जिस प्रकार से गाय चलती है पीछे जिस प्रकार से गोमूत्र दोस्तों नीचे गिरता है, तो उस प्रकार से ये लिपि दोस्तों इसे गोमूत्री लिपि भी कहा जाता है। बुष्टोफेदन या फेदम, जो इसे बुष्टोफेदन या फिर फेदम या फेदम लिपि भी कहा जाता है दोस्तों। आगे देखेंगे दोस्तों, अगला बिंदु है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास। जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है दोस्तों, इसको जो सर्वप्रथम पढ़ने का जो प्रयास किसके द्वारा किया गया था, तो यहाँ देखेंगे सर्वप्रथम जो प्रयास किया गया था दोस्तों किसके द्वारा किया गया था, तो आप यहाँ देख सकते हो किसके द्वारा किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास वेडेन किसके द्वारा? वेडेन महोदय के द्वारा। किसके द्वारा? वेडेन महोदय के द्वारा प्रयास किया गया। इस लिपि को पढ़ने का प्रयास करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? नटवर झा थे। कौन थे? नटवर झा। तो ये भारतीय पहले व्यक्ति थे। इसके अलावा किसने प्रयास किया था? तो इसके अलावा जो सबसे पहले प्रयास किया था वेडेन महोदय के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? वेडेन महोदय के द्वारा प्रयास किया गया था। यदि भारतीय प्रथम व्यक्ति पूछा जाए तो हो जाएंगे नटवर झा। कौन हो जाएंगे दोस्तों? नटवर झा हो जाएंगे। परंतु पढ़ने में असफल है, लेकिन इन्होंने कोशिश तो की, लेकिन इस लिपि को भी ये पढ़ने में ये क्या दोस्तों असमर्थ है, या फिर ये पढ़ने में क्या हो गया दोस्तों? असफल हो गए। कौन दोस्तों? नटवर लाल। कौन? नटवर झा दोस्तों। आगे देखेंगे इस लिपि में 64 मूल चिन्ह होते थे। इसमें दोस्तों जो मूल चिन्ह होते दोस्तों कितने होते थे? मूल चिन्ह 64 होते थे। कितने होते? 64 मूल चिन्ह होते थे, जबकि 250 से 400 तक चित्राक्षर होते थे। जो मैंने आपको लिपि बताई थी, जो ये लिपि बताई थी, इसमें जो अक्षर दोस्तों कितने, ये चित्राक्षर कितने होते थे? 250 से 400 के बीच में होते थे। 250 से 400 के बीच में आपको ये अक्षर देखने को मिलते थे। कौन सी लिपि में? जो यामन देखी थी कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि है, इसके अंदर जो शब्द मिलते हैं दोस्तों कितने मिलते हैं? जो 64 तो मूल चिन्ह होते थे, लेकिन जबकि इसके अंदर जो चित्राक्षर जो होते थे दोस्तों वो कितने होते दोस्तों? 250 से 250 से लगा के 400 तक के बीच में चित्राक्षर दोस्तों हमारे को देखने को मिलते थे दोस्तों। अब बढ़ेंगे दोस्तों हमारे आगे वाले पेज में। आशा करता हूं जो भी मैंने आपको यहाँ पे जानकारी दी है आपको दोस्तों अच्छे से समझ में आ रही होगी। एक बार आप इसको वापस विस्तार से देख सकते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु सभ्यता की भाव चित्रात्मक शैली थी। इस लिपि की लाइन है दोस्तों दाएं से बाएं और दूसरी लाइन बाएं से दाएं लिखी जाती थी। इसके जो नाम है दोस्तों इसे सर्पिलाकार लिपि कहा जाता था, गोमूत्री लिपि भी कहा जाता था। इसके अलावा दोस्तों इसे बुष्टोफेदन लिपि भी कहा जाता था। और ये जो लिपि थी दोस्तों चित्राक्षर शैली भी या भावाक्षर शैली के नाम से भी जाना जाता था।
या भाव चित्रात्मक शैली भी इस लिपि को कहा जाता था, जो सिंधु घाटी सभ्यता से हमें सिंधु सभ्यता की जो हमें लिपि मिलती है दोस्तों आप देखेंगे हमारे अगले पेज की ओर। यहाँ देखेंगे दोस्तों जो हमारा बिंदु अगला बिंदु है कि सर्वाधिक इस लिपि के जो चित्राक्षर है दोस्तों उल्टे यू, कैसे उल्टे, अंग्रेजी का जो उल्टा यू है कि आकार के हमें देखने को मिलते हैं। अंग्रेजी का जो उल्टा यू होता है दोस्तों, जिस प्रकार से ये अंग्रेजी का उल्टा यू होता है, ये तो सीधा यू है, इस प्रकार से जो अंग्रेजी का उल्टा यू होता है दोस्तों, इस प्रकार से जो अंग्रेजी का उल्टा यू होता है, इस प्रकार से जो इस लिपि के जो हमें अक्षर जो है आकार के इस प्रकार से हमारे को देखने को मिलते हैं। सर्वाधिक इस लिपि के अक्षर है जो अंग्रेजी के उल्टे यू के समान देखने को मिलते हैं दोस्तों। फिर देखेंगे दोस्तों आगे देखेंगे कि लिपि के साक्ष्य हड़प्पा के कब्रिस्तान से मिलते हैं। लिपि के जो साक्ष्य दोस्तों जो हड़प्पा से हमें कब्रिस्तान मिलते हैं, कौन से कब्रिस्तान मिले, मैंने पहले भी आपको बताया कि कौन से कब्रिस्तान मिले दोस्तों। एक तो कब्रिस्तान आपको मिलता है, कब्रिस्तान मिलता है दोस्तों, एक तो R37 कौन सा मिलता है, R37 मिलता है। उसके अलावा भी आपको कब्रिस्तान मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमें हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं। वहीं से लिपि के साक्ष्य दोस्तों हमें क्या होते हैं, लिपि के साक्ष्य वहीं से हमें प्राप्त होते हैं दोस्तों। आगे देखेंगे सिंधु का अतीत किस प्रकार से, सिंधु का अतीत देखेंगे तो सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने 1842 ईस्वी में प्रकाशित एक लेख के द्वारा भारत में एक प्राचीनतम नगर हड़प्पा होने की बात कही थी। मैंने जब आपने सिंधु घाटी सभ्यता मैंने दोस्तों जब प्रारंभ की थी तब मैंने आपको तभी भी बताया था कि चार्ल्स मैसन के द्वारा हमें ये सिंधु घाटी सभ्यता के होने के इन्होंने जानकारी भी दी थी। किसको दी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को दी थी, लेकिन उन्होंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो इन्होंने अपनी पुस्तक एक लिखी थी, एक पुस्तक में प्रकाशित भी किया कि हड़प्पा के होने की इन्होंने अपने क्या बात कही थी, क्या कही थी, हड़प्पा के सभ्यता के होने की दोस्तों इन्होंने बात की थी अपनी पुस्तक के अंदर। किसकी ने, चार्ल्स मैसन ने की थी। कब, 1842 ईस्वी में प्रकाशित एक लेख के द्वारा भारत में एक प्राचीनतम नगर हड़प्पा होने की बात दोस्तों कही थी। किसके द्वारा कही गई थी, चार्ल्स मैसन के द्वारा। मैंने दोस्तों पहले भी आपको जब हमने सिंधु घाटी सभ्यता प्रारंभ की थी उस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि चार्ल्स मैसन के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के जो उनको मुहरें मिली थी, मुहरें मिलने के बाद इन्होंने अनुमान लगाया कि यहाँ पे कोई सभ्यता हो सकती है, लेकिन किसी ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, इसलिए वो ज़्यादा देर नहीं चली और उसके बाद में इस पे कोई खोजकर्ता वगैरह नहीं हुई दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों 1856 के अंदर कराची लाहौर के मध्य रेलवे का कार्य चल रहा था। तो रेलवे कार्य निर्माण के अंदर भी दोस्तों दो इंजीनियर भाई थे, विलियम बर्टन और जॉन बर्टन। उनके द्वारा भी ईंटों के होने के प्रमाण उनको मिले थे, लेकिन उन्होंने डलहौजी को बताया, जिस समय डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल थे। कौन थे, गवर्नर जनरल थे। उन्होंने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। उसके बाद में जो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना होती है, कब होती है, 1862 में होती है। कब होती है, 1862 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना होती है। उस स्थापना में जो अध्यक्ष थे दोस्तों कौन थे, कनिंघम महोदय। कौन थे, कनिंघम महोदय होते। इन्होंने सभ्यता की दोस्तों क्या की, पुष्टि की। तब जाके इन्होंने सभ्यता की पुष्टि की, लेकिन उस टाइम भी सिर्फ पुष्टि की गई, इनके द्वारा कोई उत्खनन का दोस्तों कार्य नहीं किया गया। फिर उसके बाद में सभ्यता की जो खोज है सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई, 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में खोज की गई, जहां पे पंजाब में मोट गोमरी जिले में रावी नदी के तट पर हड़प्पा शहर खोजा गया। क्या खोजा गया, हड़प्पा शहर खोजा गया। वर्तमान में जो हड़प्पा शहर है दोस्तों पंजाब पाकिस्तान साहिवाल जिले से ढूंढा गया। कब ढूंढा गया, वर्तमान में जो ये हमारा हड़प्पा सभ्यता है जो पंजाब पाकिस्तान साहिवाल जिले में ढूंढा गया था दोस्तों। यहाँ तक दोस्तों मैंने आपको अच्छे से समझाया, अच्छे से आपको समझ में भी आ गया होगा। तो चार्ल्स मैसन से लगा के और यहाँ से लगा के वापस 1921 हड़प्पा सभ्यता खोजने तक के जो मैंने आपको अवसर बताए आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे दोस्तों। अब देखेंगे दोस्तों अगले वाले पॉइंट पर दोस्तों हम यहाँ देखेंगे कि 1834 ईस्वी में बर्नेस ने किसी नदी के किनारे ध्वस्त किले के होने की बात कही। 1834 ईस्वी में एक बर्नेस नामक ने किसी व्यक्ति ने किसी नदी के किनारे ये जो सभ्यता है दोस्तों किसी नदी के किनारे दोस्तों हमारे को देखने को मिलती है। तो एक बर्नेस नामक व्यक्ति ने बताया कि किनारे किसी ध्वस्त किले के होने की बात कही। कब कही, 1834 में बर्नेस ने किसी नदी के किनारे किसी किले की ध्वस्त होने की दोस्तों क्या कही, बात कही गई थी। 1851 से 53 में में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा के टिले का संरक्षण किया गया। किसके द्वारा किया गया, 1851 से लेकर 1853 के मध्य अलेक्जेंडर किसके द्वारा, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा हड़प्पा के टिले का, हड़प्पा में एक टिला मिला, इस टिले का दोस्तों क्या किया गया, सर्वेक्षण किया गया। कब किया गया, 1851 ईस्वी में सर्वेक्षण किया गया। किसके द्वारा किया गया, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया था दोस्तों। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पॉइंट की ओर।
फिर दोस्तों यहाँ से देखने को मिलता है 1856 में पहली जो एक कनिंघम ने हड़प्पा का मानचित्र जारी किया। कब किया? 1856 के अंदर, जब रेलवे कार्य चल रहा था तभी ही एक कनिंघम ने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने दोस्तों क्या किया? हड़प्पा का मानचित्र जारी किया। क्या किया? हड़प्पा सभ्यता का दोस्तों, इनके द्वारा हड़प्पा सभ्यता का सिर्फ मानचित्र जारी किया गया, लेकिन किसी भी प्रकार की यहाँ पे उत्खनन का कार्य नहीं किया गया। ओनली फॉर सिर्फ यहाँ पे क्या किया गया? हड़प्पा का दोस्तों इनको सिर्फ इनके द्वारा मानचित्र ही यहाँ पे पेश किया गया, बाकी किसी प्रकार का कोई यहाँ पे उत्खनन का कार्य नहीं हुआ। उत्खनन का जो कार्य हुआ दोस्तों कब हुआ था? 1921 में हुआ। कहाँ पे हुआ? 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। 1856 तब की बात है जब कराची से लाहौर के मध्य रेलवे का कार्य चल रहा था। क्या चल रहा था? रेलवे का कार्य चल रहा था। मैंने पहले भी आपको बताया, वहां से जब खुदाई के दौरान ईंटें मिली तो ईंटें किसको मिली थी? दो इंजीनियर, दो भाई थे जिसका नाम विलियम बर्टन और जॉन बर्टन, उनके द्वारा डलहौजी को भी बता दिया गया था, लेकिन उनने कोई फिर भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक आता है अलेक्जेंडर कनिंघम, उनके द्वारा जो सभ्यता मिली वहां से पुरातत्व मिले, उनके अनुसार उन्होंने सिर्फ एक देखे तो एक मानचित्र जारी किया था। क्या किया था? सिर्फ मानचित्र जारी किया 1856 ईस्वी में। कब किया? 1856 में सिर्फ मानचित्र जारी किया गया, लेकिन मानचित्र जारी होने के बाद में 1862 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की दोस्तों क्या की? स्थापना की। पहले दोस्तों भारतीय पुरातत्व विभाग ही था, सर्वेक्षण नाम दोस्तों बाद में जोड़ा गया। सर्वेक्षण नाम दोस्तों इसके बीच में बाद में जोड़ा गया दोस्तों। यहाँ तक आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया। एक बार एक लाइन वापस आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ से कि सर्वाधिक इस लिपि के चित्राक्षर उल्टे यू के समान है। जो लिपि मिली है सिंधु घाटी की, सर्वाधिक जो अक्षर है दोस्तों उल्टे यू के समान है। सीधा यू नहीं दोस्तों, उल्टा यू। लिपि के साक्ष्य दोस्तों हड़प्पा के कब्रिस्तान से मिले। मैंने पहले भी बताया लिपि के जो साक्ष्य है कहाँ से मिले? ये लिपि के साक्ष्य हड़प्पा के कब्रिस्तान से मिले। हड़प्पा से एक हमारे को मिलता है कब्रिस्तान मिलता है 837। क्या कौन सा कब्रिस्तान मिलता है दोस्तों? 837 कब्रिस्तान मिलता है। इसके अलावा भी कब्रिस्तान मिलते हैं जहाँ से लिपि के में दोस्तों हमें साक्ष्य या प्रमाण हमारे को वहां से मिलते हैं। सिंधु घाटी का अतीत मैंने आपको बता दिया। सर्वप्रथम 1856 में चार्ल्स मेसन ने 1842 ईस्वी में प्रकाशित एक लेख के द्वारा भारत में एक प्राचीनतम नगर हड़प्पा होने की दोस्तों बात कही थी, क्योंकि ये जो चार्ल्स मेसन था ये दोस्तों इंडिया घूमने के लिए आया था, तब इसको कहीं पे मोहरे देखने को मिली। जब इनको मोहरे मिली तो इन्होंने किसको बताया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को बताया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी उस वक्त भारत के अंदर अपना कार्य कर रही थी कि इनको इनसे कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ ये अपना कार्य में लगी थी। इन्होंने कोई भी तरफ से किसी भी तरफ से इन्हें ध्यान नहीं दिया दोस्तों। फिर उसके बाद में 1804 मैंने पढ़ा दिया। 1851 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा के टीले का दोस्तों सर्वेक्षण किया, और उसके बाद में 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा मानचित्र, सिर्फ ओनली फॉर दोस्तों मानचित्र जारी किया गया। खोज किसी भी प्रकार की कोई खोज के प्रमाण इनको मिले थे, लेकिन इन्होंने किसी भी प्रकार की खोज नहीं की। खोजकर्ता कौन है? जो सबसे पहले खोज की गई हड़प्पा सभ्यता की 1921 के अंदर दोस्तों की गई। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में यहाँ तक आ गया होगा। अब बढ़ेंगे दोस्तों हमारे अगले पेज की ओर। अब दोस्तों देखेंगे हमारा जो पॉइंट हमें देखने को मिलता है, यहाँ से देखेंगे हड़प्पा संस्कृति का विस्तार कहाँ तक है। विस्तार दोस्तों मैंने बता दिया, हड़प्पा संस्कृति का जो विस्तार है दोस्तों वो भारत में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में। और भारत में किस जगह पर है, पाकिस्तान में किस जगह पर है और अफगानिस्तान में किस जगह पर है। मैंने इसको आपको पीछे वाली क्लास में विस्तार से बता दिया कि भारत में कौन कौन से पूरा स्थल है और पाकिस्तान में कौन कौन से और अफगानिस्तान में कौन कौन से, विस्तार से मैंने आपको बता दिया है। और पीछे वाली क्लास में आप जाके देख सकते हो। और भारत के अंदर जो सर्वाधिक जो पूरा स्थल खोजे गए गुजरात में खोजे गए दोस्तों। कहाँ पे खोजे गए? गुजरात के अंदर खोजे गए। और पाकिस्तान के अंदर उत्तरतम बिंदु दोस्तों एक तो मुंडी घाट है, एक मुंडी घाट है और एक है सोरतुगोई। कौन सा है? सोरतुगोई से, एक तो सोरतुगोई से और एक है मुंडी घाट। और अफगानिस्तान सबसे कम स्थल, अफगानिस्तान में सबसे कम स्थल खोजे गए। और मोहनजोदड़ो भी दोस्तों आपका कहाँ पे हो जाएगा? पाकिस्तान में हो जाएगा। और भारत के अंदर भी दोस्तों सबसे बड़ा दोस्तों कौन सा हो जाएगा? राखीगढ़ी हो जाएगा। राखीगढ़ी दोस्तों हमारा कहाँ हो जाएगा? हरियाणा में हो जाएगा। कहाँ पे? हरियाणा में हो जाएगा। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा हो जाएगा? मोहनजोदड़ो हो जाएगा दोस्तों। अब बढ़ेंगे दोस्तों हमारे अगले बिंदु की ओर दोस्तों। सिंधु सभ्यता का भौगोलिक विस्तार उत्तर में मांडा जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक है, तथा पश्चिम में सुतकांगेदौर से पूर्व में आलिमगीरपुर मेरठ तक है दोस्तों। मैंने इसको पिछली क्लास में आपको जो बताया था दोस्तों एक मैप्स के बारे में, या फिर आपको एक चित्र के माध्यम से भी मैंने आपको बताया था जो इनका जो सिंधु घाटी सभ्यता को जो किस प्रकार से है, उत्तर से लगा के दक्षिण और पूर्व से लगा के पश्चिम तक जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है दोस्तों किस प्रकार से, मैंने आपको एक मैप्स के माध्यम से भी बता दिया था। आशा करता हूँ आपको वहाँ से समझ में आ गया होगा। लेकिन एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि किस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार किस प्रकार से है। आप यहाँ पे मैप्स के बारे में एक बार मैं फिर से आपको यहाँ से बता देता हूँ दोस्तों। आपको वहाँ पे समझ में नहीं आया, आपने क्लास अटेंड नहीं किए, तो मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ दोस्तों हमारी इस क्लास में।
दोस्तों ये हमारी उत्तर हो गई, ये हमारी दिशा कौन सी हो गई, उत्तर। ये हमारी उत्तर दिशा। उत्तर के बाद में ये हमारी हो गई दक्षिण दिशा। दक्षिण के अंदर ये हमारी पूर्व, ये हमारी हो गई पश्चिम। ये हमारी दिशा है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है दोस्तों, हम देखेंगे विस्तार। जो उत्तर में देखेंगे मांडा कश्मीर, कौन सा हो जाएगा, मांडा। मांडा कहाँ पे दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में है। उसके बाद पूर्व में दोस्तों आलिमगीरपुर, कौन सा, आलिमगीरपुर। कौन सा हो जाएगा, आलिमगीरपुर। आलिमगीरपुर दोस्तों आपका कहाँ पे हो जाएगा, आलिमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। कहाँ हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। फिर दक्षिण में दोस्तों बिंदु है जो सिंधु घाटी सभ्यता का है, देमाबाद। कौन सा, देमाबाद। देमाबाद दोस्तों आपका कहाँ पे हो जाएगा, देमाबाद या दायमाबाद भी लिख सकते हो। ये कहाँ हो जाएगा, महाराष्ट्र में। फिर इनका जो पूर्व का बिंदु है दोस्तों, पश्चिम का जो बिंदु दोस्तों हो जाएगा सुतको गेंदोर। कौन सा, सुतको, सुतको गेंदोर। कौन सा हो जाएगा, सुतको गेंदोर। ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा बलूचिस्तान में हो जाएगा। कहाँ पे, बलूचिस्तान। दोस्तों समय को देखते हुए क्लास बड़ी हो जाए इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा आपको अच्छे से समझाया, लेकिन ये है कि आपको ये जो सेम है टॉपिक पिछले वाली क्लास में समझाया गया है। इस प्रकार से दोस्तों जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया, सिंधु घाटी सभ्यता को जो विस्तार है, ये कौन कौन से बिंदु है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में किस तरफ से फैली हुई सिंधु घाटी सभ्यता, पिछली क्लास में मैंने आपको पूरे अच्छी तरीके से समझा दिया गया दोस्तों। यहाँ देखेंगे, यह सभ्यता लगभग कितनी, उत्तर से 1400 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर है। ये जो सभ्यता है लगभग उत्तर से दक्षिण की तरफ देखेंगे दोस्तों, उत्तर से दक्षिण तो 1600 किलोमीटर तक हो जाएगी, तथा पूर्व से पश्चिम दोस्तों कितनी हो जाएगी, 1600 किलोमीटर तक दोस्तों ये सभ्यता जो फैली गई है दोस्तों, फैली हुई है। अभी तक उत्खनन तथा अनुसंधान द्वारा करीब 2800 स्थल ज्ञात किए गए। कब किए, कितने किए गए दोस्तों, अभी तक जो उत्खनन जो ज्ञात किए गए दोस्तों तथा अनुसंधान द्वारा करीब 2800 स्थल दोस्तों ज्ञात किए गए, यहाँ खोजे गए। कितने, 2800। वर्तमान में नवीन स्थल प्रकाश में लाने के कारण अब इसका आकार दोस्तों विषम कोणीय चतुर्भुज हो गया। वर्तमान में दोस्तों स्थल जो है यहाँ पे प्रकाश में लाने का कारण है दोस्तों, जो नवीन वर्तमान में जो नवीन स्थल प्रकाश में लाने के कारण जो अब इसका आकार दोस्तों कैसा हो गया, विषम कोणीय आकार, विषम कोणीय चतुर्भुज। जो सिंधु घाटी सभ्यता को जो आकार है किस प्रकार से हो गया, विषम कोणीय चतुर्भुज हो गया दोस्तों। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। दोस्तों यहाँ देखेंगे कि 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर रेलवे लाइन बिछाते समय जॉन बर्टन, विलियम बर्टन के आदेशों से पहली बार हड़प्पा के टीले से कुछ ईंटें निकाली गई दोस्तों। ये मैंने आपको पहले भी एक लंबी कहानी या किसी भी आधार से मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था कि 1856 के अंदर रेलवे का कार्य चल रहा था डलहौजी के ये आदेशों से। उसके बाद में जो ये जॉन बर्टन और विलियम बर्टन दोस्तों, ये दोनों सगे भाई इंजीनियर थे। इनके द्वारा ही जब इनके आदेश के द्वारा जब ये खुदाई का कार्य किया गया तो इन्हें जो मिली थी कुछ ईंटों के साक्ष्य निकले, ईंटों के प्रमाण मिले थे, तो इनको यहाँ पे लगा था कि यहाँ पे कुछ सभ्यता या फिर कुछ हो सकता है। तो इन्होंने इनके बारे में किसको बताया था, डलहौजी को बताया था, जो भारत के गवर्नर जनरल थे दोस्तों। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। 1856 में कराची से लाहौर के मध्य दोस्तों रेलवे का लाइन का कार्य चल रहा था, रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी। तब जॉन बर्टन, विलियम बर्टन दो सगे भाई थे इंजीनियर। इनके आदेशों से पहली बार जो हड़प्पा के टीले से दोस्तों कुछ ईंटें निकाली गई थी दोस्तों, कुछ ईंटें निकाली गई थी दोस्तों। नोट लगा के एक और बिंदु लिखना है यहाँ पे, नोट लगा के एक बिंदु लिख देना यहाँ पे कि इस समय भारत के गवर्नर दोस्तों कौन थे, गवर्नर मैंने बता दिया था, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। कौन थे, भारत के गवर्नर कौन थे, जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। इनको ही इन्होंने बताया था कि हमें यहाँ से ईंटें प्राप्त हुई है और यहाँ पे कोई प्रमाण मिले हैं तो यहाँ पे कोई सभ्यता हो सकती है, लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने इनकी तरफ भी ध्यान नहीं दिया था दोस्तों। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है क्योंकि इन्हीं के द्वारा सबसे पहले जो कार्य किया गया था 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन बिछा के कार्य किनके द्वारा करवाया गया था, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा करवाया गया था। इसलिए लॉर्ड डलहौजी को जो भारत के गवर्नर जनरल थे इनको ही रेलवे का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेलवे का जनक कहा जाता है। इन्होंने ही इनके ही द्वारा भारत के अंदर 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन बिछाई गई थी।
आगे देखेंगे भारत में पहली बार दोस्तों, भारत में पहली बार रेल 16 अप्रैल कब, 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच में कहाँ से चली थी दोस्तों। भारत में जो पहली ट्रेन चली थी दोस्तों, कहाँ से कहाँ तक चली थी, 16 अप्रैल को 1853 को ईस्वी को, कहाँ से कहाँ तक, मुंबई से ठाणे। कहाँ, मुंबई से ठाणे के मध्य चली थी। कितने किलोमीटर चली थी, 33 किलोमीटर, ओनली फॉर 33 किलोमीटर चलाई गई थी भारत के अंदर पहली रेलवे। कहाँ से कहाँ तक चलाई गई, मुंबई से ठाणे के मध्य चलाई गई थी दोस्तों यहाँ देखेंगे कुछ एक और दो पॉइंट है जो मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ, यहाँ पे नहीं लिखे गए। तो सिंधु घाटी सभ्यता के रोपड़ नामक स्थान से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो। ये दोस्तों बाकी वाले पॉइंट मैं अगली क्लास में लिखाऊंगा, क्योंकि थोड़ी क्लास लंबी हो जाएगी दोस्तों, तो यहाँ पे मैं नहीं लिखा के जो हमारी अगली क्लास है दोस्तों, जो क्लास रहेगी वहाँ पे जो अगली जो क्लास के अंदर जो महत्वपूर्ण बिंदु सिंधु घाटी सभ्यता के बाकी वाली चर्चा करेंगे हमारी अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।